हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फैक्टर अफेक्टिंग रेडियस। सो टिल नाउ अपन ने फैक्टर अफेक्टिंग रेडियस के अंदर वो सब जनरल ट्रेंड्स अपन ने स्टडी कर लिए थे जो कि नॉर्मल वे में वेरी करते हैं अलोंग द ग्रुप अलोंग द पीरियड। बट अब अपन डिस्कशन करेंगे वो सब पैरामीटर्स जो कि स्पेशल केसेस को डेवलप करते हैं, कोई एक्सेप्शन, कोई स्पेशल ट्रेंड, उनके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अलोंग द ग्रुप। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फॉर द 13th ग्रुप विच इज़ बोरोन फैमिली। तो यहाँ पर अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था जेड इफेक्टिव के रिगार्डिंग कि जब कभी भी लेफ्ट टू राइट अपन मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करने के ऊपर हमको हमेशा जेड इफेक्टिव चेक करना है, और टॉप टू बॉटम जब अपन मूव करते हैं तो उसके लिए अपन को नंबर ऑफ शेल को चेक करना है कि अगर बाई चांस नंबर ऑफ शेल राइज होते हैं तो उसकी वजह से रेडियस की वैल्यू क्या होगी, राइज होगी। ऐसा हमने अभी तक डिस्कशन किया था। बट अपन इन्हीं पैरामीटर्स को आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे फॉर दी बोरोन एंड द कार्बन फैमिली। चेक करते हैं। बोरोन फैमिली हमारे पास 13th ग्रुप होता है। अब इस फैमिली के अंदर और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम एंड देन थैलियम। यहाँ पर बोरोन जो होता है स्टूडेंट्स, वो सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है। सेकेंड पीरियड से जब अपन टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे शेल्स की नंबरिंग इंक्रीज होगी जिसकी वजह से रेडियस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। बट जैसा कि आप जानते हैं कि बोरोन से पहले कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता, एल्यूमिनियम से पहले भी डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं होते थर्ड पीरियड में। तो यहाँ पे बोरोन से जब एल्यूमिनियम की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे एटॉमिक एरिया इंक्रीज होगा क्योंकि एक रेगुलर ट्रेंड है। बट जैसे ही हम गैलियम की तरफ मूव करेंगे तो होता क्या है कि सडनली 10 एलिमेंट जो हैं वो आ जाते हैं डी ब्लॉक के। ये डी ब्लॉक के वो 10 एलिमेंट हैं जिनका सिग्मा की वैल्यू बहुत ही कम रहने वाली है, और इसी अकॉर्डिंग जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। ऐसा हो जाने से हमारे पास एक पैरामीटर तो कहता है कि जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो गया तो रेडियस की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। कहाँ से कहाँ? अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं जब हम एल्यूमिनियम और गैलियम की बात कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम से अगर गैलियम की तरफ जाते हैं तो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक पैरामीटर कहता है कि भैया रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होगी और एक पैरामीटर कहता है रेडियस की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इस हिसाब से ये दोनों पैरामीटर्स ऑलमोस्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, और यहाँ पर एल्यूमिनियम और गैलियम की जो साइज है वो अप्रॉक्सीमेट सेम रहती है। देन अब देखो 10 एलिमेंट तो यहाँ पर आ चुके हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए वो हो चुका है। अब जो सडनली हमारे पास 10 एलिमेंट आए थे डी ब्लॉक एलिमेंट के जिनके सिग्मा की वैल्यू हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज हो गई और जिसकी वजह से रेडियस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था स्टूडेंट्स, शेल बढ़ने की वजह से रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सडनली ये 10 ऐसे एलिमेंट आ गए जिनके सिग्मा की वैल्यू क्या है, पुअर है। इसी इफेक्ट को कहा जाता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर स्टूडेंट ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास में क्या है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन इस बारे में बात करता है कि जब हम थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड की तरफ मूव करते हैं तो सडनली जो सिग्मा में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है क्योंकि सिग्मा फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट पुअर है। तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, उस अट्रैक्शन की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है रेडियस के अंदर, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो इसकी वजह से एक रेडियस के अंदर चेंज देखने को मिलता है हमें। तो एल्यूमिनियम और गैलियम की जो रेडियस है वो ऑलमोस्ट देखा जाए तो गैलियम बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बराबर देखने को मिला। देन अगेन अगर बात करा जाए तो यहाँ पे गैलियम से इंडियम की तरफ रेडियस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। तो अब आपका एक डाउट होगा कि क्या सर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन एप्लीकेबल तो है, बट जो सडन चेंज आया एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ मूव करने पर, अब वो सडन चेंज नहीं आ रहा है, अब ये एक रेगुलर ट्रेंड हो गया है। देन नेक्स्ट इंडियम की बात करते हैं थैलियम की ओर। अब अगेन यहाँ पर एक ग्लिच आता है कि सडनली एफ ब्लॉक के एलिमेंट देखने को मिलते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल आपके पास है तो आप चेक कीजिएगा, 57 नंबर पर लेंथेनम नाम का एलिमेंट आता है। 57 पे कौन आता है स्टूडेंट्स? लेंथेनम, La। और इसके बाद में 58 नंबर पे आता है हमारे पास सीरियम। सीरियम से लेके लुटेशियम तक जो एलिमेंट है वो एफ ब्लॉक लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट है। अगेन अब यहां पर 14 एलिमेंट हमारे पास कौन से आते हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, और इनके लिए तो सिग्मा का वैल्यू और भी कम रहता है और भी पुअर होता है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? सडनली इंक्रीज हो जाएगी। अब जेड इफेक्टिव की वैल्यू जब इंक्रीज हुई तो उसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? कम होगी।
अब अगेन एक पैरामीटर बोल रहा है कि यहाँ पर रेडियस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, और सेकंड पैरामीटर क्या कह रहा है, यहाँ पर रेडियस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। सो दैट्स वाई इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट दोनों की रेडियस क्या होगी, अप्रोक्सीमेट सेम होगी। बट अगर बाई चांस एग्जामिनर पूछ ले कि एग्जैक्टली एल्यूमिनियम और गैलियम में से कौन बड़ा होगा, एग्जैक्टली एल्यूमिनियम और गैलियम में से कौन बड़ा होगा, तो हम यहां पर कहेंगे कि गैलियम की रेडियस छोटी होगी इन कंपैरिजन टू द एल्यूमिनियम। तो यहां पर हमारे पास में एल्यूमिनियम की रेडियस क्या होती है, बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू गैलियम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको स्टार मार्क करके अपने नोट्स में लिखना चाहिए। ये स्पेशल टाइप से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन तो हुआ बट कॉन्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा डोमिनेट कर गया जिसकी वजह से एल्यूमिनियम अब यहाँ पर बड़ा हो गया है गैलियम से। अदरवाइज होना क्या चाहिए था, गैलियम को बड़ा होना चाहिए था, बट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन एलिमेंट 10 एलिमेंट ट्रांजिशन के आने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है दैट इज नोन एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और इसी टाइप से जो इंडियम और थैलियम की साइज अप्रोक्सीमेट सेम हुई है, ये किसकी वजह से हुई है, ये लेंथेनाइड एलिमेंट के आने की वजह से हुआ है। 14 एलिमेंट्स ऑफ द एफ ब्लॉक आने की वजह से कम हुआ है। इसी की वजह से इसको अपन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट आने की वजह से कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होगा स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और हमारे पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट आने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होगा दैट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस वजह से हमारे पास रेडियस का जो नॉर्मल ट्रेंड अब निकल के आएगा वो क्या रहेगा, सबसे छोटा एलिमेंट हमारे पास हो जाएगा बोरोन। तो पहले नंबर पे हमारे पास कौन आएगा, स्मॉलेस्ट है बोरोन। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे गैलियम आ जाएगा, एल्यूमिनियम नहीं गैलियम। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास एल्यूमिनियम आएगा, देन उसके बाद इंडियम आएगा, और उसके बाद में थैलियम हमारे पास रहेगा। अब इसी के साथ नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मूव करते हैं जिसके ऊपर इन कॉन्ट्रैक्शंस का इफेक्ट होता है, दैट इज 14th ग्रुप विच इज कार्बन फैमिली। अब कौन कौन से एलिमेंट होंगे, कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, हमारे पास टिन होगा और लेड होगा। अगेन टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ शेल यहां पर क्या होते हैं, इंक्रीज, और नंबर ऑफ शेल बढ़ने से रेडियस की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज होगी। बट जैसा कि आपने अभी देखा कि गैलियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सडन इन्वॉल्वमेंट से, तो उसी टाइप से यहां पर कार्बन से बड़ा सिलिकॉन होगा, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर रेडियस अप्रोक्सीमेट सेम होगा, और जर्मेनियम से बड़ा कौन हो जाएगा, टिन। अब उसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ शेल। अगेन आपका क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पर जर्मेनियम से पहले हमारे पास 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के नहीं आते क्या, आते हैं। यहाँ पर गैलियम भी हमारे पास आता है। तो गैलियम के आने के बाद में यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज, जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हमारे पास में हो गई। तो जैसे ही अब यहां पर गैलियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उसका कुछ इफेक्ट फर्दर जर्मेनियम पर भी जाएगा, जिसकी वजह से सिलिकॉन और जर्मेनियम का रेडियस अप्रोक्सीमेट क्या हो गया, सेम। और सेम वे अगर टिन और लेड की बात करें तो यहां पर दोनों सेम होंगे, बट यहां पर लार्जर पार्टिकल कौन सा रहेगा, लेड रहेगा। चलिए एक बार वापस से देखते हैं अपन 13 ग्रुप के एलिमेंट को। तो हमारे पास में अगर मैं और प्रिसाइज वे में इसको मेंशन कर दूं तो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर एल्यूमिनियम बड़ा होगा और बराबर होगा, और इसी टाइप से अगर इंडियम और थैलियम को आपस में मार्क कर दिया जाए तो यहाँ पर थैलियम बड़ा होगा और बराबर होगा। सो यहाँ पर अगर कोई प्रिसाइजली पूछ ले कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में से छोटा कौन और बड़ा कौन, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अब सिलिकॉन स्मॉलर साइज का होगा और जर्मेनियम लार्जर साइज का रहेगा रेडियस के अंदर। तो स्टूडेंट इस टाइप से अपन ने कंप्लीट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के रिगार्डिंग डिस्कशन कर लिया है अलोंग दी ग्रुप। अब फर्दर एस ब्लॉक के अंदर एक स्पेशल ट्रेंड और आता है फॉर द एटॉमिक रेडियाई, उसके बारे में बात करते हैं। फॉर द फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट एंड द कंपैरिजन बिटवीन सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट। अब यहाँ एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, लिथियम, सेकेंड बेरिलियम, लिथियम के नीचे आएगा सोडियम, नेक्स्ट मैग्नीशियम, नेक्स्ट सोडियम के नीचे पोटेशियम, कैल्शियम, फर्स्ट ग्रुप में रुबीडियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, रुबीडियम के बाद सीजियम, एंड देन यहाँ पर आता है बेरियम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 पैरामीटर काम करेंगे। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू राइज होगी तो अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, अगर अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियस की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी। और सेकंड पैरामीटर होता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ शेल राइज होंगे, अगर नंबर ऑफ शेल राइज होंगे तो रेडियस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी।
अब इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा क्योंकि एट लास्ट आपको मे बी लर्न भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर लिथियम और बेरिलियम, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, दो दो एलिमेंट्स के ग्रुप बनाएंगे। जैसे कि एक बार अपन लिथियम बेरिलियम को कंपेयर करेंगे, एक बार लिथियम सोडियम को, एक बार लिथियम मैग्नीशियम को। तो ऐसे अपन कंपैरिजन करके वन बाय वन डिस्कशन करेंगे एंड देन चेक करेंगे कि स्मॉलर पार्टिकल कौन होगा और लार्जर पार्टिकल कौन होगा। देखिए जरा, लिथियम और बेरिलियम में बेरिलियम राइट साइड में आता है, तो Z इफेक्टिव ज़्यादा होने की वजह से बेरिलियम जो होगा वो स्मॉलर साइज का हो जाएगा। तो हमारे पास बेरिलियम कैसे आया, स्मॉलर साइज का। तो बेरिलियम से लार्जर कौन आ गया हमारे पास, लिथियम। क्योंकि लिथियम लेफ्ट साइड में है तो Z इफेक्टिव उसके ऊपर कम होगा, और Z इफेक्टिव कम होगा तो रेडियस कैसा हो जाएगा, ज़्यादा। इसी टाइप से लिथियम और सोडियम को अगर कंपेयर करें तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा, सोडियम की वैल्यू ज़्यादा। अब कंपेयर कीजिएगा सोडियम और मैग्नीशियम को, तो सोडियम और मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम क्या होगा, स्मॉलर साइज का होगा, क्योंकि वो राइट साइड का एलिमेंट है। तो हमारे पास अब ट्रेंड क्या बनता है कि यहां पर लिथियम से छोटा हो जाएगा बेरिलियम। अब लिथियम से बड़ा पार्टिकल है सोडियम, बट लिथियम से बड़ा कौन हो जाएगा यहां पर, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम से बड़ा कौन होगा, सोडियम। क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट साइड के अंदर आ रहा है। और इसी टाइप से अगर आगे मूव करेंगे तो सोडियम से बड़ा एलिमेंट होगा स्टूडेंट्स, कैल्शियम। अब जरा समझिएगा, जो हमारे पास पोटेशियम की सीरीज है दैट इज फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में कैल्शियम के बाद से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं डी ब्लॉक के। ये वही एलिमेंट्स है स्टूडेंट जिनका सिग्मा कैसा होता है, पुअर, और सिग्मा कम होने की वजह से Z इफेक्टिव क्या हो जाता है, ज़्यादा। और Z इफेक्टिव ज़्यादा होने से क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो रेडियस में क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन। जिसकी वजह से अब जो ट्रेंड आपने अबव वे में देखा था वो वैसा ही यहाँ फॉलो नहीं होगा। तो क्या होगा, अब कैल्शियम के बाद मिलेगा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा मिलेगा बेरियम, और अब बेरियम के बाद में आपको पोटेशियम का साइज मिलेगा। देन बेरियम से बड़ा कौन हो गया, पोटेशियम, और उसके बाद फिर पोटेशियम, रुबिडियम एंड देन सीजियम। तो अगर यहाँ पे ओवरऑल अगर ट्रेंड देखा जाए तो कैसे मूव करेगा, सबसे छोटा पार्टिकल हमारे पास होगा बेरिलियम, बेरिलियम से बड़ा होगा लिथियम, लिथियम से बड़ा होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा होगा सोडियम, सोडियम से बड़ा होगा कैल्शियम, कैल्शियम से लार्जर साइज का होगा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा होगा बेरियम, और बेरियम से बड़ा होगा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा होगा रुबिडियम, और रुबिडियम से बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट सीजियम। तो ये हमारे पास एंटायर एस ब्लॉक का एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखने को मिलता है। यहां पर लिथियम और मैग्नीशियम में भी आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड याद रखना चाहिए। वो क्या है कि एक्चुअल में लिथियम और मैग्नीशियम में एटॉमिक रेडियस देखा जाए तो मैग्नीशियम लार्जर साइज का होता है, बट अगर यहां Li प्लस और Mg+2 को कंपेयर किया जाए तो यहां पर Mg+2 की रेडियस होती है अप्रोक्सीमेट 0.74 एंगस्ट्रॉम, और लिथियम की रेडियस होती है 0.76 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से फैक्चुअल वे में पता चलता है कि Li प्लस की रेडियस ज़्यादा होती है, आयनिक रेडियस ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दी Mg+2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूज़न भी स्टूडेंट्स को रहता है कि नॉर्मली वो भूल जाते हैं कि यहाँ पर Li से बड़ा तो मैग्नीशियम है, बट मैग्नीशियम का जो आयन है, जो कैटायन है, वो स्मॉलर होगा इन कंपैरिजन टू दी Li प्लस। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं यहाँ पर डी ब्लॉक के रिगार्डिंग। डी ब्लॉक में मेनली अपन पहले डिस्कशन करेंगे लेफ्ट टू राइट, विच इज अलोंग पीरियड। तो लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो एलिमेंट कौन कौन से आएंगे हमारे पास, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अपने दो टाइप के बिहेवियर और बॉन्डिंग शो करते हैं। यहाँ पर डी ब्लॉक के अंदर मेटल्स हैं जैसा कि हम जानते हैं, तो ये मेटालिक रेडियस भी शो करेंगे, बट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अपने कोवलेंट रेडियस को भी शो करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हुए। तो हमें इन्हीं रेडियस का स्पेशली ख्याल रखना है। तो सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे यहाँ पर मेटालिक रेडियस के बारे में। और मेटालिक रेडियस में भी आपको क्या ख्याल रखना है कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, ये मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसमें ट्रेंड कैसे वर्क करता है
कि स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक हमारे पास में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पर Z इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि Z इफेक्टिव बढ़ता तो है बट उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती, विच इज़ ओनली 0.15 वैल्यू। तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, बट स्टिल अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो लार्जर पार्टिकल कौन आ गया, स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, देन क्रोमियम। बट मेटेलिक रेडियस के अंदर मैग्नीज का रेडियस बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैग्नीज के वैलेंस शेल में कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2, मतलब केवल आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि मेटेलिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। बट क्रोमियम क्या करता है, अपने वैलेंस शेल के साथ साथ में 3d सब शेल के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा लेता है और वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्ड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और इसकी रेडियस ओवरऑल स्मॉलर होती है। यहां पर नेक्स्ट आता है, अब आयरन, कोबाल्ट, निकल की बात करें तो यहां पर रेडियस अप्रोक्सीमेट सेम होता है तीनों पार्टिकल का। तो यहां पर अब लॉजिक क्या काम करता है कि Z इफेक्टिव जो अट्रैक्शन है वह अप्रोक्सीमेट रिपल्शन के बराबर होता है। तो ना ही तो ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ और ना ही ज़्यादा रिपल्शन, सो मोर और लेस इनका रेडियस क्या होता है, अप्रोक्सीमेट सेम। और कॉपर और जिंक में देखा जाए तो इनकी रेडियस इंक्रीज होती है। यहाँ पर क्या होगा कि एक्चुअल के अंदर यहाँ पर कॉपर और जिंक में Z इफेक्टिव से ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है सिग्मा। Z इफेक्टिव ज़्यादा डोमिनेट कौन करता है स्टूडेंट्स, सिग्मा। मैं फिर से देता हूँ इसको, Z इफेक्टिव से ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है सिग्मा, मतलब रिपल्शन यहाँ डोमिनेट कर जाता है, अट्रैक्शन डोमिनेट नहीं कर पाता। सो दैट्स वाई यहाँ पर जिंक की रेडियस ज़्यादा हो जाती है और कॉपर से भी ज़्यादा रहती है। अब अगेन एक डाउट आया कि सर यहाँ पर स्कैंडियम और जिंक में से फिर कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि एक तरफ जिंक का रेडियस ज़्यादा है और दूसरी तरफ स्कैंडियम का रेडियस ज़्यादा है। तो इस चीज़ के लिए हम बताते हैं कि स्कैंडियम जो होगा वो लार्जर रहेगा इन कंपैरिजन टू जिंक। अब साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाइए स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और याद रखिएगा कि हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रेंड डिस्कशन कर रहे हैं जो कि आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है एंड एज वेल एज आपके जेईई एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। चलिए तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट डी ब्लॉक के अंदर ही कोवलेंट रेडियस के बारे में। अभी हमने जो देखा ट्रेंड वो यहाँ पर मेटलिक रेडियस का है। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर क्या आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। यहाँ पे मोर और लेस ट्रेंड सेम ही रहता है, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम एंड मैंगनीज तक। यहाँ पर Z इफेक्टिव डोमिनेट करेगा, अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, रेडियस की वैल्यू कम हो जाएगी। सो स्कैंडियम लार्जर, टाइटेनियम छोटा हो जाएगा, देन अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ इस टाइप से। आप मोर और लेस थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे तो केवल इसको थोड़ा सा स्पेशली फोकस कीजिएगा, इस ट्रेंड को, ओनली दिस वन। केवल यही है जहां मेन चेंज आएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। मेटेलिक रेडियस के अंदर मैग्नीज बड़ा होता है क्रोमियम से, जबकि कोवलेंट रेडियस के अंदर मैग्नीज छोटा होता है। उसका रीज़न होता है इसकी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज़ +7 इन MnO4- पर मैग्नेट आयन। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगेन यहाँ पर ये साइन एज इट इज़ है। अब यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, निकल का रेडियस अप्रोक्सीमेट सेम होता है एंड कॉपर और जिंक में कंपेयर करें तो जिंक लार्जर हो जाएगा कॉपर से, और स्कैंडियम और जिंक में कंपेयर करेंगे तो स्कैंडियम लार्जर होगा इन कंपैरिजन टू दी जिंक एटम। ये 3D सीरीज के एटॉमिक रेडियस है जो कि स्पेशली आपको ध्यान रखनी होती है। और यहाँ पे मेटेलिक रेडियस पूछा जा रहा है कि कोवलेंट, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। इफ इट इज कोवलेंट तो मैग्नीज को और क्रोमियम को स्पेशली ध्यान रखिएगा, सेम एज फॉर दी मेटेलिक रेडियस। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर कि यहाँ पर अपन डी ब्लॉक में अलोंग दी ग्रुप डिस्कशन करेंगे टॉप टू बॉटम। देखिए हमारे पास 3B सीरीज के एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? 3B में एलिमेंट्स आते हैं स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम एंड एक्टिनम। कई बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ पर इसका नाम बोलने में भी, ये लैंथेनम होता है स्टूडेंट्स, लैंथेनोइड नहीं। लैंथेनाइड तो सीरीज होती है हमारे पास, दिस एलिमेंट इज लैंथेनम एंड सेम एज विद द एक्टिनम, दिस इज एक्टिनम नॉट द एक्टिनाइड। तो यहाँ पर 3B, फिर उसके बाद में नेक्स्ट 4B हमारे पास, या कहें तो फोर्थ ग्रुप आता है, देन उसके बाद 5B हमारे पास आता है।
यहाँ पर 4b और 5b के एलिमेंट कौन से हैं? स्कैंडियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है टाइटेनियम, देन यट्रियम के नियर बाय जिरकोनियम एंड लेंथेनम के नियर बाय हाफनियम। अभी हमें इन्हीं पे फोकस करना है। नेक्स्ट बात करें तो टाइटेनियम के बाद क्या आएगा? वेनेडियम, वेनेडियम के बाद में नियोबियम एंड देन टेंटलम। ये हमारे पास एलिमेंट है। तो यहाँ पे भी दो पैरामीटर काम करेंगे कि टॉप टू बॉटम जाने के ऊपर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। और दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पर कि टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ शेल राइज होते हैं, तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाने पे शेल राइज होंगे, और नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ते हैं तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। तो स्कैंडियम से बड़ा यट्रियम, यट्रियम से बड़ा लेंथेनम। बट अब थोड़ा सा आप एटॉमिक नंबर पे ध्यान दीजिएगा। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57 एंड उसके बाद में आता है सीरियम, जो कि हमारे पास नीचे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में लेंथेनम सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर लेंथेनम के जस्ट बाद सडनली 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक के इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये वही एलिमेंट है दोस्तों जिन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्शन शो किया था, जिनमें सिग्मा की वैल्यू बहुत कम होती है और जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा होती है, और अट्रैक्शन यहाँ पर बढ़ जाता है। फिर से सुनिए कि सडनली लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो गए जिनका सिग्मा नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल सिग्मा है तो जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होने की वजह से रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगेन अब आप देखिएगा कि यहाँ पर दो पैरामीटर है। एक पैरामीटर कहता है कि रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होगी, दूसरा पैरामीटर कहता है कि रेडियस की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसकी वजह से चेंज क्या आएगा? तो चेंज ये आता है कि टाइटेनियम से बड़ा हो जाएगा जिरकोनियम, क्योंकि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुए थे वो तो हाफनियम से पहले हुए थे, जिरकोनियम से पहले नहीं हुए थे। तो टाइटेनियम से बड़ा कौन? जिरकोनियम। बट जिरकोनियम और हाफनियम में अगर कंपेयर किया जाए दोनों के रेडियस बराबर। इन द सेम वे वेनेडियम से बड़ा नियोबियम, नियोबियम और टेंटलम हमारे पास इक्वल साइज के होंगे। तो यहां पर अब एक जनरल ट्रेंड निकल के आता है जो कि अब आपको दिमाग में याद रखना है। वो जनरल ट्रेंड क्या है कि 3D से बड़े पार्टिकल होते हैं 4D के, और 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम रहेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना कहाँ है? ये लगाना है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। और इस पे भी स्पेशली क्या याद रखना है आपको कि ये 3B में एज सच एप्लीकेबल नहीं है, नॉट फॉर 3B। क्यों? क्योंकि 3B एलिमेंट्स हमारे पास लेंथेनम बड़ा ही होता है यट्रियम से। अब देखिए यट्रियम से बड़ा कौन है? लेंथेनम है हमारे पास में। तो यहाँ पर ये लार्जर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि लेंथेनम के बाद आते हैं लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। ये 40 एलिमेंट्स लेंथेनम एलिमेंट के बाद इंट्रोड्यूस हुए, तो कॉन्ट्रैक्शन भी तो उसके बाद होगा। इसलिए नेक्स्ट अगर बात करें लेंथेनम और एक्टिनम, तो इन दोनों का साइज भी अप्रोक्सीमेट सेम होता है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, सो दैट्स वाई लेंथेनम और एक्टिनम यहाँ पर बराबर होंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि एक्टिनम कॉन्ट्रैक्शन भी लगेगा, तो वो एक्टिनम के बाद स्टार्ट होता है, एक्टिनम के बाद वो एप्लीकेबल होता है, और हमारे पास यहीं तक इस सिलेबस में रहता है। सो दैट्स वाई 3D से बड़ा 4D, 4D और 5D की साइज अप्रोक्सीमेट सेम रहेगी। चलिए स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स के रिगार्डिंग और डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा एग्जांपल? अब अपन बात करेंगे मेनली आयंस के बारे में। ये सभी जो आपने ऑर्डर्स देखे हैं स्टूडेंट्स, ये सब के सब इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने 13th ग्रुप के एलिमेंट्स का रेडियस का जो ऑर्डर दिया था वो नीट में आ चुका है काफ़ी बार। कार्बन फैमिली के लिए पूछा जा चुका है। इन द सेम वे आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए पूछा जा चुका है। अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट के ही कुछ एग्जाम्पल अपन सॉल्व करते हैं, जैसे कि आयरन फैमिली से बात करते हैं, आयरन, रुथेनियम एंड ऑस्मियम। तो पहला क्वेश्चन आप खुद से पूछे, क्या ये 3B सीरीज ग्रुप के एलिमेंट हैं? नहीं। अगर ये 3B के नहीं है तो फिर हमें तो सिंपल ट्रेंड अप्लाई करना है, विच इज 3D देन 4D और 5D सीरीज के ये एलिमेंट हैं। तो 3D से बड़ा 4D, 4D और 5D आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर रुथेनियम और ऑस्मियम की साइज अप्रोक्सीमेट सेम, और यहाँ पे आयरन से बड़ा कौन हो जाएगा? रुथेनियम हो जाएगा। स्टूडेंट्स इवन दो अगर एक डिस्कशन और भी किया जाए कि कभी गलती से एग्जाम में पूछ ले कि नहीं हमें तो ये बताइए कि रुथेनियम और ऑस्मियम में से छोटा कौन बड़ा कौन, तो यहां पर ऐसा देखा गया है कि 5D सीरीज के एलिमेंट स्मॉलर होते हैं 4D से, यहां तक भी देखा गया है।
तो इस बात का भी आप स्पेशली ख्याल रखिएगा, वैसे तो पूछेगा नहीं बट स्टिल अगर पूछे तो आपको बड़ा प्रिसाइजली इसका डिसीजन लेना पड़ेगा। अब बाकी 3 ऑप्शन को बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, जब उनके बारे में आप अश्योर हो जाएं देन आप इस ट्रेंड पे मूव कीजिएगा। चलिए अब कुछ और बात करते हैं। ये पूरा का पूरा जो मैंने एग्जांपल बताया डी ब्लॉक का, ये पूरे डी ब्लॉक के अंदर एप्लीकेबल होगा। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल टाइप के एग्जांपल, जिसमें आता है F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस। यहाँ पे अगेन टॉप टू बॉटम, ये हमारे पास में एनायंस है, टॉप टू बॉटम जाएंगे, नंबर ऑफ शेल राइज होंगे। अगर नंबर ऑफ शेल राइज होंगे तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, जिसमें आयोडाइड सबसे बड़ा होगा, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, सबसे छोटा फ्लोराइड। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इसी कॉन्सेप्ट को एक आयन के साथ और मर्जअप कर दिया जाए, जैसे कि F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड H माइनस और I माइनस, इस ट्रेंड को जरा ध्यान से आप देखिएगा। यहां अगर बात करें तो हमें एक पैरामीटर देखना होता है विच इज Z/E रेशियो। सर ये Z/E रेशियो क्या होता है, ये बताता है अट्रैक्शन ओवर द रिपल्शन, मतलब कितना ज्यादा अट्रैक्शन एप्लीकेबल है इन कंपैरिजन टू द रिपल्शन। रिपल्शन किस वजह से होता है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर बाई चांस इसी कॉन्सेप्ट को एक तरीके से और स्टडी किया जाए, चलिए देखते हैं इसको अपन अभी अच्छे से, इसी कॉन्सेप्ट को अपन देखते हैं सही से। इसको यहाँ कॉपी करते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे पास बाई चांस फ्लोरीन होता, विच इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसका ट्रेंड अपन बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ Z/E रेशियो क्या है, 9 हमारे पास प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, सो आंसर इज 1। 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज आंसर 1। एंड द सेम वे सबका आंसर 1 and 1 आएगा। अगर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड इनके रिगार्डिंग अगर बात करें तो अब क्या चेंज आया, Z विच इज प्रोटॉन, प्रोटॉन आर 9 बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, तो इसका आंसर कितना आ गया 0.9। इन द सेम वे हमारे पास प्रोटॉन फॉर द क्लोराइड विल बी 17 एंड इलेक्ट्रॉन विल बी 18, तो यहाँ पे इसका आंसर भी 0.9 समथिंग आएगा। बट एक बार आप चेक कीजिए फॉर द हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन के Z/E रेशियो की बात करें तो हमारे पास में हाइड्रोजन का Z/E रेशियो क्या आएगा फॉर द नॉर्मल न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के लिए Z/E आएगा हमारे पास में 1, बिकॉज 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, सो आंसर विल बी द 1। बट हमारे पास में H माइनस के लिए अगर देखा जाए तो प्रोटॉन इज 1 बट द इलेक्ट्रॉन आर 2, तो यहाँ पे इसका Z/E रेशियो कितना आ गया स्टूडेंट 0.5। अब जरा चेक कीजिए कि ये 1 से चेंज होके 0.5, मतलब 50% इसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है, जबकि फ्लोराइड की वैल्यू ओनली 0.1। तो इसका मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन लग रहा है उससे अप्रोक्सीमेट 100% टाइम ऑफ हमारे पास में क्या हो गया, रिपल्शन लग रहा है। मतलब रिपल्शन लग रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अब क्या करेंगे, बहुत दूर दूर चले जाएंगे, और ऐसा हो जाने से वहाँ पर रेडियस की वैल्यू क्या होगी, सडनली इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमारे पास एक नए ही टाइप का ट्रेंड देखने को मिलता है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा फ्लोराइड, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद हाइड्राइड। अब आप देखिए हाइड्राइड किस पोजीशन पर आ गया, और हाइड्राइड और आयोडाइड भी अप्रोक्सीमेट सेम होते हैं, बट आयोडाइड हल्का सा बड़ा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, इसके बारे में स्पेशली ख्याल रखिएगा। मैं फिर से बताता हूं कि न्यूट्रल एटम के साथ हमने Z/E रेशियो को चेक किया। यहां पर फ्लोरीन के लिए 1 था, जबकि फ्लोराइड के लिए 0.9, सो ओनली देयर चेंज इज 0.1। बट फॉर द हाइड्रोजन हमारे पास ये 1 से उठकर कहाँ आ गया 0.5, जो कि बहुत ज़्यादा चेंज है स्टूडेंट्स। इसका मतलब रिपल्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से इसका रेडियाई सडनली इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज दिस इज एनायन, और एनायन का रेडियस वैसे भी ज़्यादा ही होता है, तो जिसकी वजह से इसका रेडियस आयोडाइड से तो हल्का सा छोटा होता है, बट ब्रोमाइड आयन से भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो स्टूडेंट्स अब अपन ने इस टॉपिक के अंदर वो सब इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स डिस्कशन किए हैं जो कि आपके नीट, IIT JEE, इवन दो एडवांस में भी डायरेक्टली इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इनके ट्रेंड्स के ऊपर। इवन दो नीट तो काफ़ी बार पूछ भी चुका है, तो जो जो ट्रेंड हम भी अभी ने डिस्कशन किए इनको आप डायरेक्टली लर्न कीजिए, अच्छे से ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।